जब छोटी उम्र से ही आपका जो रुचि और आपके जो ओरिएंटेशन, हम कहेंगे कि इंटोनेशंस जो हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ रहे और उससे एक गहरा नाता जुड़ाव रहा। अनामिका जी के बाद में करण है यहाँ पे। करण हैदराबाद विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी किया, आप जेएनयू के स्टूडेंट रहे, आप दिल्ली में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डीपली इन्वॉल्व रहे। वर्तमान में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की महेंद्रगढ़ में, वहाँ पे इतिहास के प्रोफेसर हैं और प्रोफेसरशिप के साथ में भी बहुत सारी काम आप करते हैं, सोशल वर्क्स करते हैं। करण के आगे कुश हैं, कुश राजस्थान विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं। मीडिया आपका बड़ा एक हम कहेंगे कि फेवरेट सब्जेक्ट है और उसको अपने तरीके से क्रिएटिव जॉनर में आप प्रेजेंट करते हैं। आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे। और हमारे साथ में संदीप भैया हैं, संदीप भाई हैं, आप विवेकानंद केंद्र से जुड़े हैं और युवाओं के साथ में विशेषकर काम कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके, डिपार्टमेंट्स में जाके। तो हमारा ये जो पूरा मसौदा है वो ये है कि रचनात्मकता जो है, लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी, हम उस पे जानना चाहेंगे। हम कंट्रोवर्सीज़ नहीं करना चाहेंगे। हम जो जिसको कहते हैं कि आप पॉलिटिकल हैं लेकिन हम उस पॉलिटिक्स को उस किस्म से नहीं, हम कला के माध्यम से उसको जानना चाहेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा पिछला भाग बताऊं कि यहाँ पे ज्ञान की परंपरा को रस के माध्यम से पाया जा रहा है। तो जो भी नॉलेज है वो एक रस के माध्यम से हम तक पहुँच रही है, हमारे ऑडियंस तक पहुँच रही है। तो संतोष जी, अब आगे की कमान आपके हाथ में। जय आहूजा हमारे बीच में ज्वाइन होंगे तो हम स्मूथली उनकी भी धारा को इस महासमंदर में विलीन करेंगे, साथ में लेंगे। हेलो हेलो। युवा नेतृत्व और रचनात्मकता पर हमें बात करनी है। हमारे पास तमाम इस तरह के मुद्दे रहते हैं युवाओं को लेकर के कि युवाओं को ज़्यादा समय नहीं मिलता, युवाओं को पॉलिटिक्स में ज़्यादा एंट्री नहीं मिलती, उनको टिकट नहीं मिलता, तमाम इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हमारे साथ जो दो लोग हैं, इतिहास और भूगोल के दोनों प्रोफेसर हैं, इनसे समझेंगे कि किस तरीके से युवा जो है आना चाहिए, युवाओं को किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिल रहा है और अगर मिलता है तो क्या युवा उसको संभाल पा रहा है, उसको जितना देना चाहिए समय वो दे पाता है, या फिर पॉलिटिक्स में आकर के वो तमाम उन चीज़ों में फंस जाता है कि सोशल मीडिया तमाम जगहों पर, और जिसको जो करना चाहिए, जिस बिहाफ पर वो टिकट मांगता है, क्या उस काम को कर पाता है। तो हम करण जी से समझेंगे। करण जी, जिस तरीके से युवा पॉलिटिक्स की बात होती है कि यूथ को ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, हर समय हर चुनाव में ये कहा जाता है कि यूथ को मौका मिलना चाहिए, यूथ को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका मिलने के बाद वो क्या चीज़ों को कर पा रहा है या कहाँ जा कर के उसकी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा उसको मौका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं और जो सभी प्रबुद्ध विद्वज्जन हैं उनको नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि किस प्रकार से जो युवा हैं और उनको जिस प्रकार के मौके मिल रहे हैं, क्या वो युवा उन मौक़ों को भुला नहीं पा रहा है। संतोष जी ने एक जिक्र किया कि किस प्रकार से युवाओं की जितनी भागीदारी पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, टिकट्स मिलने चाहिए, उनको मुख्य धारा में आना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मैं एक सर्वे कर रहा था, 13 से 14% जो पॉलिटिशियंस हैं वो तकरीबन 40 वर्ष से कम आयु के हैं और मैं उस देश की बात कर रहा हूं जिसमें 66 से 67% पॉपुलेशन युवा है और इस युवा पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि संभावनाएं हैं। इस युवा पॉपुलेशन ने चाहे आर्ट के फील्ड में हो, लिटरेचर के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, जब हम पूरी अपनी जीडीपी की भी बात करते हैं तो जो कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र के माध्यम से ये कर रहे हैं ये अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मौके कम मिल रहे हैं। इसका संतोष जी एक मैं बड़ा उदाहरण ये दूंगा कि मौके मिल रहे हैं, हम केवल मात्र केंद्र की जो संरचना और जो केंद्र में जो पॉलिटिक्स में लोग आते हैं उसके अलावा हमें राज्यों का विवरण और ब्यौरा भी देखने की आवश्यकता है।
2017 में इसी प्रकार से द वीक मैगजीन वाले कुछ लोग मेरे से इंटरव्यू कर रहे थे यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियंस के नाते, तो मैंने उनको एक चीज़ हाईलाइट वे में बोली, क्या है कि जो नर्चरिंग है इन युवाओं की, उस नर्चरिंग का एक कहीं ना कहीं एक सुसज्जित तरीके से होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझने का एक आधार होना चाहिए। और कुछ कुछ संगठन इन प्रक्रियाओं को करने में उन्होंने बहुत रुचि ली है। एक जिस तरीके से बेसिक निटिग्रिटीज़ हैं जो एक युवा राजनेता होने के नाते उनको ग्रूम करना चाहिए, उनकी ग्रूमिंग का काम किया है। और इसी ग्रूमिंग में मैंने मेरे एक रिसर्च में पाया कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में एक विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड के लोग हैं जो मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो आज शोबाजी हो रही है युवाओं के साथ, ये हो गया है कि 10 गाड़ी चलनी है, 10 तरीके से शोबाजी करनी है, सोशल मीडिया पे पोस्ट जाने हैं, इवेंट को प्रोपेगेंडा के रूप में चलाना है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आधार जो आपका है उस पे आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो फलीभूत नहीं हो पा रही है। वो इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि आप विजन में लैग कर रहे हो। जब आपका विजन जो है वो केवल मात्र राजनीति में कुछ मैटेरियलिस्टिक गेन के लिए है या कोई और माध्यम से है, तो कहीं ना कहीं आप उन लक्ष्यों को, जो लक्ष्य चाहते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो युवा फेल हो जा रहे हैं। क्या राष्ट्र निर्माण का संकल्प, क्या एक तरीके से दिशा देने वाली जो राजनीति है राष्ट्र के लिए, क्या ये युवा उस राजनीतिक परिदृश्य में सोच पा रहे हैं? क्या उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से हो रही है? जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वहां पर ये युवा राजनेता डिबेट, डिस्कोर्स और डिस्कशन की राजनीति कर पा रहे हैं? क्या हम जो हुड़दंगबाजी की राजनीति है, क्या उससे बाहर निकल पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। जब हम बात करते हैं क्या युवाओं में इस तरह की प्रेरणा है कि जब हम 2047 की बात करते हैं और तकरीबन $25 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ये तो एक $25 ट्रिलियन इकोनॉमी है। जी स्वागत है सर। तो $25 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो एक $25 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो जाएगी? आज हम जो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे बैठे हुए हैं, ये नवाचार से होगी। ये उन युवाओं के कंधों पे है जो युवा इस चीज को आगे गहराई से और समझ के साथ लेके जा पाएंगे। ये हुड़दंगबाजी और यूनिवर्सिटी में पोस्टर के माध्यम से नहीं होगी। इसमें एक विवेक, एक राष्ट्र को समर्पित स्वप्न और एक दिशा और दशा, ये बहुत आवश्यकता है। और उसके साथ विचार की महत्वता बहुत ही प्रमुखता से है। धन्यवाद। अब आपने एक पूरी पृष्ठभूमि बता दी है। हमारे बीच में जय आहूजा जी भी हैं और आपने चुनाव भी लड़ा। जिस तरीके से राजस्थान में देखा जाए, 2 बड़े लीडर्स जो हुए, उनकी जो उम्र थी वो 30-35 साल की उम्र में वो आए, 30-35 साल की उम्र में आए वो, और फिर लगभग 30-35 साल तक यहाँ पर अच्छी राजनीति करते रहे। लेकिन जब यूथ आता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। या तो वो किसी बड़े बैकग्राउंड से आता है, या किसी वंशवाद, जो तमाम चीज़ें होती हैं। वजह क्या मानते हैं आप? मैं सबसे पहले तो छात्र राजनीति की जो बात आप कर रहे हैं उस पर बात करना चाहूँगा। छात्र राजनीति बेसिकली एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत स्पार्किंग जो यूथ होता है उसको मौका मिलता है भीड़ को चीर के आगे आने का। तो व्यक्तिगत रूप से मैं छात्र राजनीति के अंदर खुद रहा हूँ और उससे सहमत भी हूँ। अब क्या होता है, सब जगह सब तरीके के लोग होते हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। इसमें जो सबसे बड़ा कंटेंट है वो है पैसा। एक स्टूडेंट लीडर अपनी लीडरशिप स्किल से आगे बढ़ता है, लेकिन जब बात इलेक्शन लड़ने की आती है तो छोटे से कॉलेज के चुनाव में लाखों रुपए चाहिए होते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो बात करोड़ से भी ऊपर चली जाती है। अब एक साधारण घर का लड़का, उसकी एस्पिरेशन है कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ना है और मुझे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना है, जनरल सेक्रेटरी बनना है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है।
वहाँ से अपराध और राजनीति का गठजोड़ चालू हो जाता है। अब हम इसको फिल्टर कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका एक कारण है कि दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं। एक तो जातिवाद, कितना भी स्पार्किंग लीडर है, अगर वो नॉर्मल माइनॉरिटी कास्ट में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, बनिया है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, या और भी इस तरीके की जातियां हैं जो रूटीन में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं लेते। हाँ, अब आपको यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनना है तो आपका जाट होना ज़रूरी है, आपका राजपूत होना ज़रूरी है, आपका मीणा होना ज़रूरी है। ये जो राइडर्स एक पढ़े लिखे समाज ने लगा दिए, जिसमें क्षमता और प्रतिभा की बजाय आपकी जाति, आपकी मसल पावर और आपका पैसा, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, इस पर कोई बात नहीं करता है। तो लोकतंत्र की नींव जातिवाद के आधार पर रखी जा रही है, लोकतंत्र की नींव मसल पावर पे रखी जा रही है, और लोकतंत्र की नींव पैसे पे रखी जा रही है। ये चैलेंज है एक। अब आपने राजनीति की बात की, तो राजनीति में शुचिता रखने वाले लोग, राजनीति में चरित्र की बात करने वाले लोग, और राजनीति में ऑनेस्टी की बात करने वाले लोग, सत्यनिष्ठा पे निष्ठावान रहने वाले लोगों की बात कर लो आप। उनके बारे में किताबें तो लिखी जा सकती हैं, पर वो एक ऐसी किताब बन गए हैं जो बुक शेल्फ में रखी हुई है और उस पर धूल चढ़ी हुई है, और कोई उस धूल को झाड़ के भी राजी नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने के लिए फॉर्च्यूनर कंपल्शन है, तो एमएलए एमपी बनने के लिए तो भाई फॉर्च्यूनर भी छोटी पड़ने लग गई है। आप जो कह रहे हो कि वंशवाद और बाकी सारी चीजें, ये सब बेकार की बात है। मूलभूत बात है, आपके पास में रिसोर्सेज उपलब्ध हैं कि नहीं है। आपके पास संसाधन है, आपके पास पैसा है, आप लोग भी जुटा लेते हो, आप सारी चीज़ों को मैनेज भी, टैलेंट भी चाहिए। एक पैसे वाला व्यक्ति होने से वो राजनीति में सफल होगा ये कोई गारंटी नहीं है। उसके अंदर इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि वो सारी जाति, सारे समाज, सभी प्रकार के लोगों की एस्पिरेशंस को भी पूरा कर सके। और दोनों हाथ से जब लोग उसको लूटने आए, जब वो चुनाव लड़े, तो वो हंसते हंसते खुशी खुशी अपने आप को लुटवा दे। ये करेज भी चाहिए। अब समाज के बीच में आ जाइए। समाज क्या कह रहा है? हर आदमी, छोटे से छोटा आदमी जो किसी गांव में बैठा है, वो अपने गांव को थाली में रख के बेच रहा है, लेकिन उसको एमएलए एकदम ऑनेस्ट चाहिए, उसको मंत्री एकदम ऑनेस्ट चाहिए। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये घुन बन के हमारे समाज को खा रही है। हमारी पार्टी के बारे में लोग आजकल बोलते हैं, बीजेपी के बारे में, कि बीजेपी तो गंगा नदी है, गंगोत्री है, कितने भी पाप करो उसमें आके डुबकी लगाओ और शुद्ध हो जाओ, ऐसा बोला जाता है। क्यों करना पड़ रहा है पार्टी को ऐसा? पार्टी को ऐसा करना इसलिए पड़ रहा है कि कोई भी आदमी, कोई भी मिस्टर एक्स किसी भी पार्टी में रहता है, लेकिन वो अपनी जाति का हीरो है, और उस जाति को साधे बिना आप अपने अनुकूल नतीजे नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे काम व्यवहारिकता के नाते या नियम विरुद्ध जो लोगों को लगते होंगे, या एथिक्स के खिलाफ लगते होंगे, नैतिकता के खिलाफ लगते होंगे, वो दिख रहे होंगे होते हुए। पर क्या 370 नहीं हुआ? राम मंदिर नहीं बना? गांव गांव में एक एक बहन की रसोई धुआं मुक्त नहीं हुई उज्ज्वला योजना से? आज मैं गांव गांव में जा रहा हूं और जल जीवन मिशन पे काम कर रहा हूं। हमारे राजस्थान की बहनें, हमारे कच्छ के रण की बहनें अपनी सिर पे बचपन में 10 साल 11 साल की उम्र पे एक मटकी रखती हैं, क्योंकि वो छोटी होती है, वो बच्ची छोटी है। वो बच्ची बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, वो मटकी बड़ी हो जाती है और जिम्मेदार होती है, मटकी के ऊपर मटकी आ जाती है, बुढ़ापे तक मटकियां ढोती है वो हमारी बहन, बेटी, माएँ। और इस धरती पे पानी के लिए इतना घूमती है जितने में 3 चक्कर पूरी धरती के लगा लिए जाए। तो क्या जल जीवन मिशन क्रांतिकारी कदम नहीं है? एक लोग सब यहाँ पे शहरी लोग बैठे हैं, मैं आपको ग्रामीण परिवेश की एक बात बताता हूँ। हम 93 से इलेक्शन लड़ रहे हैं मेरे परिवार में। हम इलेक्शन कैंपेन में जाते थे, एक बहुत बड़ी दुविधा होती थी ग्रामीण परिवेश में। परिवार बड़े होने के कारण लोग अपने खेतों में मकान बना लेते थे, क्योंकि गांव के मकान में रहने को जगह नहीं थी, पशु बांधने को जगह नहीं थी, और लोगों ने देखा कि खेत में रह भी लेंगे, पशु भी बांध लेंगे, बड़े परिवार को भी समायोजित कर लेंगे, लोगों ने मकान बना लिए। सालों साल तक, मैं आपको बताना चाहूंगा कितनी बड़ी बात है, 20-20, 25-25 साल तक उनको एक घरेलू कनेक्शन उनके मकान पे नहीं दिया गया, ये बोलकर कि आप कृषि भूमि पे घरेलू कनेक्शन नहीं ले सकते। कृषि की लाइट आती है 4 घंटे, तो 20 घंटे तो परिवार अंधेरे में था।
मोदी जी ने एक काम किया, सिर्फ एक अध्यादेश लाया, जीवन ज्योति योजना। देश में 33 लाख किसानों के खेत में कनेक्शन हो गए। ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन करने के लिए गंगा जैसी पार्टी बनानी पड़ती है, सबके पाप धोने पड़ते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, पैसे की जगह पैसा भी खर्च करते हैं, पावर की जगह पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, तब जाके राम मंदिर, 370, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसी चीजें इस देश में होती हैं। नहीं तो बातों में समय जा रहा था और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। भाई साहब एक गुजारिश है, रचनात्मकता में आप कैसे देखते हैं ऐसे मैं politician, रचनात्मकता creativity? की बात कर रहा हूं सर। जल नहीं, वो जीवन तो मिशन एक क्रांति है। वो तो पॉलिटिकल थोड़ा सा पॉलिटिकल कलाकारों का नहीं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है। बहनों की रसोई मुक्त हो गई धुएं से। राजीविका के माध्यम से मेरे अकेले के विधानसभा क्षेत्र में 17,000 बहनें एसएचजीज में जुड़ी हुई हैं, लोन ले रही हैं, लोन दे रही हैं, पशु सखी बनी हुई हैं, कृषि सखी बनी हुई हैं, बचत के काम कर रही हैं और अपने अपने गांव की समस्याओं को लेकर इतनी ताकतवर हो गई हैं कि एसडीएम के और कलेक्टर के आंख में आंख डाल के बात कर रही हैं। ये क्रांतिकारी रचनात्मक परिवर्तन है। ये समझने की बात है। तो परिवर्तन लाने का माध्यम अगर सत्ता है तो सत्ता हासिल करने के लिए फिर जो जिसको करना पड़ेगा वो करता है। कांग्रेस भी करती है, वामपंथी भी करते हैं, बीजेपी वाले भी करेंगे। सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं और सबको अपने अपने तरीके से डिलीवर करना है। किसी को सिर्फ अपीजमेंट करना है, किसी को सिर्फ काम करना है। और आपको मैं बहुत सुंदर बात बताता हूँ, हमारी मुसलमान बहनें, हमारी अन्य सभी जाति बिरादरियों की बहनें इस बात को लेके बहुत खुश हैं कि उनके घर तक पानी आ गया। ये सीरियस चेंज है। आपने और हमने कभी सोचा था इस देश में ऐसा हाईवे होगा जिस पे हम 2 घंटे में जयपुर से अलवर पहुंच जाएंगे, 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे? ये आप विकास की बातें सरकार की बता रहे हैं। अब मेरे साथ अनामिका जी हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप ज्योग्राफी पढ़ाती हैं और यूथ को लेकर के जिस तरह से राजस्थान में एक या पूरे देश में एक मॉडल बनता है कि यूथ को इतना परसेंटेज टिकट मिलना चाहिए, बता रहे हैं कुछ चुनाव लड़ा इन्होंने, क्या क्या समस्याएं आती, आपको क्या लगता है किस वजह से इस तरह की बातें नहीं हो पा रही हैं जो होनी चाहिए? मिल रही हैं टिकट, कुछ लोगों को टिकट मिलने के बाद चुनाव भी हारना पड़ता है, तमाम सारी समस्याएँ हैं। तो आपको लगता है कि चीज़ें किस तरीके से और होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए उसमें? जी धन्यवाद। मैं अपनी बात को शुरू करूंगी। जैसे करण जी ने बताया, उन्होंने एक आदर्श युवा कैसा होना चाहिए, राजनीति में जब वो जाए तो उसका स्वप्न क्या होना चाहिए, किन आदर्शों की कसौटी पर वो खरा उतरे, तभी वो राजनीति में आगे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। उस आदर्श युवा का एक जो परिभाषा था वो उन्होंने दिया। उसके बाद जय आहूजा जी ने बताया कि भाई वही आदर्श तो ठीक है, लेकिन जब वो जाता है तो वहाँ पर कुछ उसे ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जो ज़रूरी हैं वहाँ पर उसे चुनाव लड़ने के लिए। तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं बताई। इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहला जो युवा के सामने प्रश्न खड़ा होता है वो होता है एक नौकरी का। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, आज भी है और आगे भविष्य में कब तक रहेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे पहला है कि उसे अपनी रोटी का जुगाड़ करना है। उसके बाद वो चुनाव के बारे में सोच पाएगा। तो जब आपने वंशवाद की बात कही, तो वंशवाद इसीलिए आता है कि जिसके परिवार में पहले से ये राजनीति चल रही है तो उनका वही एक रोजी रोटी का जुगाड़ भी हो जाता है, जय आहूजा जी ने भी कहा। तो ये सारी चीज़ें जुड़कर सबसे पहले जो एक आम युवा है जो शायद आदर्श हो सकता है, जिसके बहुत स्वप्न हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ना होने की वजह अपना प्राइमरी एम और ऑब्जेक्टिव बनाता है एक नौकरी पाना या अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करना। मैं अपना यहाँ पर बताऊँ तो थोड़ा भौगोलिक तरीके से इंदिरा गांधी नहर बनी थी राजस्थान में, आप सभी को पता है। स्टेज 1 जब इंदिरा गांधी कैनाल बनी थी, वहाँ पर आपने कुछ नेगेटिव रेपरकशंस उसके सुने होंगे कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होने लग गई थी, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी का प्रॉब्लम होने लगी। तो कभी हम ये आत्ममंथन करें कि ऐसा कैसे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट का पहले इवैल्यूएशन नहीं हुआ कि क्या इसके एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हो सकते थे। ऐसा नहीं है, उसका इवैल्यूएशन हुआ। कुछ अकेडमिशियन बड़े साइंटिस्ट ने अपने सजेशन भी दिए कि नीचे एक हार्ड पेन है और इस नहर को थोड़ा शिफ्ट किया जाए इधर उधर, लेकिन कुछ राजनीतिक चीज़ों के चलते कि नहर तो यहीं से निकलनी है, इसी वजह से वो एनवायरमेंटल रेप्लिकेशंस वहाँ हुए। तो अगर अकेडमिशियन एक युवा जो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर ले, अपना बेसिक एजुकेशन ले ले, करण जी के कहे हुए कुछ आदर्श सपने अपने दिमाग में संजो ले,
अपने रिसोर्सेज बटोर ले और उसी आदर्शों के साथ में और उसी बुद्धिमत्ता के साथ में जो एक एकेडमिक नॉलेज है उसके साथ अगर वो राजनीति में अपना कदम रखे तो हमें युवा ही नहीं, हमें ऐसा युवा मिलेगा जो समझ रखता है, बुद्धिमत्ता रखता है, समस्याओं का समाधान रखता है और वही सार्थक समाज की तरफ हमें बढ़ा पाएगा। तो ये मेरा इसमें थोड़ा इनपुट रहेगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बाकी सदस्यों को ये माइक देना रहा। ये जिस कड़ी को हम बढ़ा रहे हैं आगे, इन्होंने बताया उनका चुनाव का अपना खुद का अनुभव रहा, आपने बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि विवेकानंद जी की कुछ ऐसी बातें हों जो आप बताएं, जो लगातार चाहे वो 75 साल का पॉलिटिशियन हो या 25 साल का हो, सब विवेकानंद के आसपास ही बातें अपनी रखते हैं, लेकिन जब बात आती है करने की तो फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। आपको क्या लगता है? धन्यवाद भाई साहब। तो अभी विषय जैसे युवाओं पे ओरिएंटेड है, तो मैं आपको बता दूं कि युवाओं का नाम या युवाओं के विषय पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम स्वामी विवेकानंद को भूल नहीं सकते। स्वामी जी का जीवन अगर हम देखते हैं तो एक बहुत सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है कलकत्ता में, और उसके बाद उनका जीवन इस तरह आगे बढ़ता है उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कि एक अवस्था के बाद शायद राजनीति भी बहुत छोटी हो जाती है स्वामी विवेकानंद के सामने, जब वो अमेरिका जैसी एक उस समय की महाशक्ति के सामने वो जाते हैं और उनके पास ना धन बल था ना और किसी तरह की शक्ति थी, केवल उनके पास ज्ञान था और भारतीय संस्कार थे। तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद को आज अगर युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद को हमें हर किसी को इंट्रोड्यूस दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज का विषय ऐसा आ गया है कि हमारे सामने बहुत तरह के इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स हैं और जो जिसको कसौटी पे कसा जा चुका है, जिनसे आज हम सभी शिक्षा लेते हैं और उनके जीवन से हम अपने किसी भी समय मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनके बारे में हमें हर किसी को एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए और जीवन में आगे उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी हम स्वामी विवेकानंद केंद्र से जैसे हैं तो हम युवाओं में काम करते हैं और युवाओं के लिए एक ऐसा ग्राउंड बनाते हैं जहाँ पर युवाओं को पहले हर किसी को राजा बनने के लिए तो हर कोई बोलता है कि आप राजा बनो जाके, मगर हर किसी को ये ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती कि आप सबसे पहले एक सैनिक बनने की कोशिश करो, आप एक कुशल रणनीतिकार बनने की कोशिश करो, देन जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी जनता वैसे ही एक राजा के तौर पे देखने की कोशिश करेगी। हम एक युवा होते हुए व्यक्ति को क्यों उसकी ऐसी नर्चरिंग, ऐसी उसकी परवरिश में हम ध्यान दें कि वो बच्चा एक ज़बरदस्त योद्धा बने, एक महान शख्सियत का बीज हम एक हर बच्चे में डालें ताकि वो अपनी युवा अवस्था आते आते एक ऐसा व्यक्ति बन जाए कि हर व्यक्ति उसको देखना शुरू करे। स्वामी विवेकानंद के पीछे मैं जब उनका जीवन चरित्र जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक ऐसा व्यक्ति जो कलकत्ता में बहुत सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद उनकी आज वो हिस्टोरिक स्पीच के बारे में हम बात करें तो अद्भुत है, उसमें कुछ ऐसा है इंटरेस्टिंग स्वामी विवेकानंद के बारे में, हमारे भारत के संस्कारों में, कि वो हर युवाओं के अंदर जब तक हम उस चीज़ को नहीं डालेंगे, हम हर युवा तक उस बात को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि हमारी देश को जो एक महान शख्सियत जो पूरे देश को दशा और दिशा दोनों दे सकता है वो हमें उसी जगह से मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें आज जितने भी पॉलिटिशियन से जुड़ी हुई जो बातें हो रही है तो हमें युवाओं के बीच हमारे महान जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में ज़रूर उनके बीच ले जाना चाहिए। चाहे किसी भी वक्त में हम जाके देखें, हमारी भारतीय संस्कृति ने अनेकों अनेक योद्धा दिए हैं और उन्होंने युवा अवस्था से ही ऐसा रूप लिया, चाहे श्री गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद हों, ऐसे अनेकों शख्स हैं जिनकी विषम परिस्थितियों में उनकी परवरिश हुई, मगर वो सोने की तरह खरा बन के पूरे समाज को उन्होंने एक आज का जो राजनीतिक परिवेश है उससे बहुत अलग जाके उन्होंने विषम परिस्थितियों में जाके त्याग, बलिदान और इन सब से ऊपर उठ के पूरे समाज को एक नया रास्ता दिखाया है। नहीं, मैं आपसे यही चीज़ जानना चाह रहा था कि स्वामी विवेकानंद की कोट सभी करते हैं, आपको क्या लगता है जब आप काम कर रहे हैं बीच में तो लगता नहीं कुछ चीज़ें गायब हो गई हैं, लोग कहते कुछ और है करते कुछ और है, वजह क्या है इसके पीछे? भाई साहब, हम जब कॉलेजेस में जाते हैं युवाओं के बीच और उनको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि समाज ने माहौल ही ऐसा बना दिया कि आपको गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए बनना है क्योंकि बहुत पैसा आ सके आपके पास, लाइफ को पूरा मनी ओरिएंटेड कर दिया है हमने। तो ये हमें तो एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन लगता है जब हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, जितने ट्रिलियंस की बात हो रही कि ऐसा भारत होगा, तो मुझे लगता नहीं कि हमें एक कागज़ का हाथी बना रहे हैं जो दशहरे में पुतला फूंक देते हैं तो उसको एक तीली दिखाई कि वो पूरा आग के हवाले हो जाए, 5 मिनट में उसका मजाक बन जाए।
सो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में हमसे ही शुरुआत करनी होगी कि हम अपने घर में कोई युवा है या कोई बच्चा भी इवन, तो उसे जीवन का वो महत्व बताएं। इवन मैं भी फर्स्ट टाइम आर्ट एग्जीबिशन में आऊँ तो मुझे जीवन के और भी कई चीज़ें मेरे को पता चली कि हमें बच्चों को यहाँ ज़रूर लाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब और ये शक्ति पावर जो हम हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर या राजनेताओं के अंदर देखते हैं, लाल बत्ती जो भाग रही होती है जयपुर की सड़कों पे, तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद को युवाओं के बीच जब हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे अनेक जो महापुरुष हैं, तो हमें धीरे धीरे कॉलेजेस में जब जाते हैं तो बताते कि हमारे घर में सिर्फ यही माहौल है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट में चले जाओ। डायरेक्ट बच्चा इसीलिए जा रहा है कि वो 12th से लेके ग्रेजुएशन किया, उसके बाद वो जो कोचिंग सेंटर्स है उसमें 2-2 3-3 साल वेट कर रहा है। हर कोई बच्चे को RAS बनना, हर कोई बच्चे को IAS बनना है। तो हम कॉलेज में पर्सनली जाके बच्चों को कहते हैं कि पहले आप खुद को पहचानो। आप लाइफ को, अभी जब तक समय है आपके पास कोई निर्णय लेने का, तब तक आप संस्कारों को ग्रहण करो, समझो इस भारत की विरासत को, संस्कृति को, ताकि आप सही फैसला ले सको कि आपको किस दिशा में जाना है। कुर्सी एक है ऊपर, मगर आप सबको ऊपर जाने की जल्दी करनी है, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद को समझो। हो सकता है आपके अंदर एक अच्छा कलाकार हो, अच्छा हो सकता है आपके अंदर एक अच्छा संगीतकार हो, फोटोग्राफर हो, आपके अंदर हो सकता है एक नेता भी हो हमारे बीच। मगर मैं जहाँ तक इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैंने जितने भी सक्सेसफुल जिनको मैं मानता हूँ वो बहुत सामान्य स्तर से निकल के और देश के सबसे जिनको माना जा सकता है कि उनकी विरासत से उनको नहीं मिला, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य है, चाहे मैं उनके नाम पहले भी ले चुका हूँ। तो ऐसे लोग जहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे समाज को लेके हम रिक्वेस्ट करते हैं हर किसी को कि समाज के अंदर एक ऐसा परिवेश हमारे परिवार में बनाएं कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले ही बचपन से ही इनिशियल नर्चरिंग में उस बच्चे को हमारे भारतीय संस्कार, हमारा भारत का जो मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंबकम जैसे भाव उस बच्चे में बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, और उसी से ही एक व्यक्तित्व हम बनाएं। और हम उनसे कॉलेज में मिलेंगे तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारा काम करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, हमारे बीच में कुछ शर्मा हैं, इनसे समझते हैं कि साधन और साध्य की जो बातें हो रही हैं कि आपको जीतना है, किसी तरीके से जीत लेना है। आप एक्टिव युवा हैं और विश्वविद्यालय में लगातार काम करते हैं, क्या लगता है आपको कि इन सब चीज़ों के बीच में आपको दुविधा होती है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लेफ्ट में राम जी हैं और राइट में गणेश जी हैं। जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ वो मुझे देख रहे हैं। और युवा क्या होता है, मेरे मन में ये था कि माइक सबसे पहले मेरे पे आए। ये युवा होता है कि सर हमेशा ऊंचा उठाए रखना और किरदार हमेशा ब्राइट बनाए रखना। समय क्या आता जाता रहता है, परेशानी में हौसला बनाए रखना। तो मैं जब से मेरे सभी भाई साहबों को सुन रहा था, सामने मेरे प्रोफेसर साहब हैं, आदरणीय सर, मैडम अमिता मैडम, तो मैं मतलब स्ट्रेंथ जो है, मतलब ये नहीं कि यूथ हमारे एक 15 साल में हो या 20 साल में हो या 25 साल में हो, ये भी जितने भी 60 साल से ऊपर बैठे हैं ये भी एक यूथ हैं। और यूथ इसलिए हैं कि वो यहाँ बैठे हैं, कई यूथ हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक बार तालियां हो जाएं। मैं 22 साल का एक युवा और एक शहरिया जनजाति क्षेत्र शाहबाद से हूँ, और वहाँ एक कहावत है कि ये शाहबादी सो आबादी, उसी को मैं यहाँ अपने जयपुर में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और मैं बिलीव करता हूँ इनोवेशंस पे, बदलाव पे और नवाचार पे। ये नहीं कि बस आप रूप में आए, खाए पिए, पढ़े लिखे, मोबाइल चलाया और सोए। हालांकि मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं टॉपर भी रहा हूँ, बट अपनी पढ़ाई के साथ किस तरह से समाज में और इस शहर में कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे आप एक सुझाव दे सकते हैं। ये नहीं कि बस मैं क्लास में आया, क्लास के आने के बाद मेरे रूम पे गया और सो गया। तो हम ये क्रिएटिव किस तरह से, 500 से ज़्यादा यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई हैं, और मैं जब से इस पिक्चर को और इस आर्ट को देख रहा हूँ तो एक क्रिएटिवनेस आ रही है। तो पेंटिंग तो मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। मेन बात है आप कितने क्रिएटिव बना सकते हैं। आज आप कैसी आपकी संगत है। आज मेरा एक मित्र है, आज रात 8 बजे इंडियन आइडल पे ग्रैंड फिनाले में पहुंचा है। एक ऐसे ही एग्जाम्पल नूर शेखावत, जिस ट्रांसजेंडर को हम अभी समाज में हमारा हिस्सा नहीं था, उसको हम आगे लाके आज राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला ऐसा एक कैंडिडेट, ऐसा स्टूडेंट है जिसने ट्रांसजेंडर ने एडमिशन लिया है। तो मेरा यह है कि जो यूथ अभी डाइवर्स हो रहा है,
जिस तरह से सुसाइड पॉइंट जो बढ़ रहे हैं, मैं कोटा संवाद से आता हूँ और मैं उस पिक्चर को देख सकता हूँ कि किस तरह से वहाँ माहौल है। तो आज यहाँ आके सिर्फ बात करके बंद रूम में बोल दिया और सुन लिया और चले गए और काम हुआ, इस पे मतलब इन चीज़ों पे मैं बिलीव हम नहीं करते। हमने यूथ को लेकर जो डिप्रेस हो रहे हैं उनके लिए मुहिम बड़ी बहुत चला रखी है, जिसमें हॉस्टल्स और पीजी में जा के, स्कूल कॉलेज में जाके उनको एक मोटिवेशनल और अच्छा संदेश, जिस तरह से वो पॉजिटिव रहें। पिंक फेस्ट जो लिखा हुआ है, हम जयपुर की जो लोकल लो फ्लोर बस हैं उसमें कई बार अच्छे लोग भी जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की हो, वहाँ वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर लिखे रहते हैं और वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर रॉन्ग है। कितने बार भी हम गए हो, आप में से भी कितने लोग बैठे हो और कितनों ने ध्यान दिया हो। हम वो यूथ हैं जो उस चीज़ को नोटिस करते हैं। वुमेन्स हेल्पलाइंस नंबर सालों से उस बस में गलत लिखे हुए हैं। हमने बीड़ा उठाया, सारी लो फ्लोर बस है, यूथ की टीम बनाई और वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर को सही किया। आज यहाँ इतने यूथ बैठे हैं, इनसे अभी पूछ लीजिए कि महाशिवरात्रि कब है, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। और वैलेंटाइन डे पूछ लें तो हाल 14 फरवरी बता देंगे। तो हम अपने आर्ट और संस्कृति किस ओर जा रहे हैं, किस ओर बढ़ा रहे हैं। आज हमें हमारी एक यूथ टीम है जो हमारे पड़ोस के मंदिर में 50 युवा रोज जाके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जिस तरह से मैं पियानो प्ले करता हूँ, मेरा साथ वाला ढोलक प्ले करता है, मेरे साथ वाला हारमोनियम प्ले करता है। तो हमको एक अपने दिशा में क्रिएटिविटी लानी है। ये नहीं कि बस फॉर्चूनर की बात की, स्कॉर्पियो की बात की, छात्र राजनीति की बात की। और हम ये नहीं कि सिर्फ आरएस बनना है, आईएएस बनना है। हमारे प्राइवेट जितने भी चाहे वो एक कैफे क्यों ना हो। एक सवाल इनसे करते हैं जो उसकी बात को बढ़ाते हैं आगे, कि जिस तरीके से युवा आपाधापी में फंसा हुआ है, जिसकी उम्र 20 से लेकर के 30-35 के बीच में है, वो क्या करना चाहिए, उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। आप तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लगता है कि कहीं फंस गया वो किसी दूसरे तरीके से चीज़ों में। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 चीज़ें ड्रॉ करना चाहूँगा। पहला तो क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि युवा फंस गया है क्या, तो ये जो पूरा डिस्कोर्स फंसने का निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मतभेद, जो अंतर है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का और जो आध्यात्मिक वर्ल्ड का, उसमें विभेद नहीं कर पा रहा है। हमारी संस्कृति का आधार जो है वो सांस्कृतिक मूल्य हैं। हमें वो चीज़ कहीं ना कहीं समझना चाहिए। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जब हम उपनिवेश बने, उसके बाद में मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की और उसकी डेफिनेशन में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कैपिटल ने जो अपना प्रारूप बदला, जिसमें इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ, फाइनेंशियल कैपिटल हुआ, बहुत प्रारूप हुए कैपिटल मनी के, मुद्रा के। तो उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो देश है, जो आध्यात्म का देश रहा है, जिसकी सांस्कृतिक अपनी जड़ें रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस मैटेरियलिस्टिक वे में चला गया। मैं तो इतना भी कहूँगा, और इसको थोड़ा कनेक्ट कर, आप भी थोड़ा कनेक्ट करना, जिस इंग्लैंड ने हमारे पे इतना लंबा शासन किया, हम कॉलोनी रहे, आज वो इंग्लैंड ही मैटेरियलिस्टिक जो उनकी संस्कृति है उसकी वजह से बिल्कुल डेप्थ में जा रहा है। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो संस्कृति है उसका आधार सेविंग है। हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा कि भौतिकवादिता हमारी संस्कृति का आधार नहीं है। आज यदि ऋषि सोनक जो मूल भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो इंग्लैंड को चला रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो विल है उस प्रमुख जो संस्कृति की, उसके आध्यात्म की, उसकी ताकत है कि कहीं ना कहीं वो एक झलकता है वो एस्पेक्ट। तो ये जो युवा कहीं ना कहीं एक झंझावात में फंसे हुए हैं, चकाचौंध में फंसे हुए हैं, जिस तरीके का ग्लैमर में फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए मैं और डॉक्टर अनामिका जी यहाँ पे हैं, चूंकि हम शिक्षक हैं, शिक्षकों पे भी उसका बहुत बड़ा एक भार है कि हम शिक्षक होने के नाते अपने उस दायित्व का निर्वहन करें। आहूजा साहब ने कहा कि किस प्रकार से
पॉलिटिक्स में आने के लिए केवल मात्र पैसे की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। मैं हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, राजनीति भी की है। जो आनंद डिबेट डिस्कोर्स और इसमें है, वहां पर पैसे नहीं लगेंगे। जहां पे चिंतन होगा, जहां पे मनन होगा, जहां पे शास्त्रार्थ होगा, वहां पर पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और ये कुछ गिने चुने विश्वविद्यालय हैं जहां पर चुनाव आज भी होता है तो वो चंद पैसों का चुनाव होता है। वहां पर आपकी जो कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहा है, उसकी कसौटी ये होती है कि वो कितना ज्ञानवान है, किस प्रकार से वो सोचता है, किस प्रकार से वो देश के लिए सोचता है, देश के मुद्दों पे सोचता है। तो बात ये है कि ये डिस्कोर्स भी हम टीचर्स को खड़ा करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना फंसते हुए वास्तविक रूप से जो एक तरीके से शिक्षा का जो माहौल है उसमें वृद्धि हो, और हमें अपने बच्चों के इंद्रिय जागरण पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। धन्यवाद। तो अब युवाओं को समय की भी बहुत आवश्यकता है, और यहाँ पर हमारा सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। सभी ने युवाओं के लिए एक ऐसा सुझाव दिया है जो एक अच्छी राह उनको मिलेगी। मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश गया है, अलग अलग तरीके से यूथ कुछ ने भी दिया, आपने दिया, सबने दिया है। तो इस पर चिंतन मनन होता रहेगा, और इस सत्र की यहीं पर समाप्ति होती है। सबका धन्यवाद। आप लोग बैठे रहें, 1 मिनट, एक छोटी रस्म अदायगी हमको करनी है। हमको सबने मना किया था साहब, ये मत करना सेशन, सबने, कि आपका तो आर्ट का मामला है और ये जो है यहाँ तो राजनीति आ जाएगी। सबने मना किया, बोले ये हंगामा हो जाएगा। ऐसे आर्ट आयोजन होते रहे जहाँ पे पेंटिंगें तोड़ी गई, कुछ तरह तरह की चीज़ें हुई, लेकिन हमने कुछ चीज़ें इनको, हम अपने आप को बचाने के लिए भी इनको लाए और अपने आप को बढ़ाने के लिए भी इनको लाए। दोनों चीज़ें हैं इसके पीछे। तो हमने भी आपसे एक पॉलिटिक्स खेली है ताकि चीज़ें बने। हमारा जो उद्देश्य था इसको करने का, सबने मना किया कि ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। हमने कहा ठीक है जी, नहीं रेलिवेंट है, लेकिन आगे जो सत्ता है, कलाकार की जो दुख है कि जी सुन नहीं रहा कोई हमारी। आर्ट जो है वो हाशिए पर है। लास्ट जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की, आर्ट एंड लिटरेचर, कल्चर, वो लास्ट प्रायोरिटी है। तो वहाँ पे कोई बजट नहीं है, उनकी आवाज़ को, उनकी वॉइस को कोई उठाने वाला नहीं है। हाँ, उनकी वॉइस को कोई उठाने वाला नहीं। ये सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो हमने कहा जी उन्हीं को बुलाएंगे और थोड़ा सा दिखाएंगे कि देखो तो सही। तो आर्टिस्ट होते क्या, अरे ऐसे ऐसे करते हैं, तो थोड़ा सा देखो, बात करो, ठहरो, फुल स्टॉप लगाओ, कॉमा लगाओ ज़िंदगी में। एक कुछ ब्रीदिंग स्पेस को हम एंजॉय करें, थोड़ा कॉन्टम्पलेट करें। जो कॉन्टम्पलेशन होता है, निधिध्यासन है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि, तो ये तो योग का हो गया, और योग और वेदांत का निधिध्यासन। तो ये निधिध्यासन की एक प्रक्रिया है। तो ये आप लोगों के लिए भी टफ है, और सबसे टफ ये है कि हम आपको गैलरी में छोड़ देंगे साहब, अब सारी पेंटिंगें देख के जानी है। तो ये है। तो खैर एनी हाउ ये सब चलता रहेगा, और विचार और विमर्श, ये सब गंगा बहती रहेगी। ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। आर्ट की लैंग्वेज में एक स्ट्रोक है, कि एक पहला स्ट्रोक हमने लगाया है जी आपके माध्यम से, और आपने हमारे लिए लगाया है। एनी हाउ, तो ये लाइए जी प्लीज़। तो मैं जो है धर्मेंद्र राठौड़ साहब से गुजारिश करूंगा, राठौड़ साहब आप प्लीज़ मंच पे पधारें। और छवि जी सुबह से, मतलब दोपहर से हमारे साथ में आई तो 2 मिनट के लिए थी, तो छवि जी को भी मैं बुलाऊंगा। और वो यूथ लीडरशिप की हमारे लिए एक आइकन है। आप शायद टपर वेयर का एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, लड़कियां तो सारी फिदा है उसके ऊपर, छवि राजा और टपर वेयर वाली। तो आप उनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूएन में गई हमारे यहाँ से, सोडा की आप जो 2 बार सरपंच रहीं, तो हमारे लिए तो आप मुख्यमंत्री भी हैं, है ना, सब कुछ आप ही हैं। तो क्या, सॉरी, ओके, चलिए जी प्लीज़। तो सबसे पहले छवि जी से शुरू करें। छवि जी से शुरू करें। छवि जी आप अनामिका जी का प्लीज़ स्वागत करें। प्लीज़ हैव अ क्लिक।
फिलोसफी पे, रसास पे, बहुत सारे म्यूजिक पे, कथक पे, पूरा एक समावेश यहाँ पे संगम था। ये पूरा जो एग्जीबिशन है धर्मेंद्र जी की बदौलत ये कंसीव हुआ है। देश देश से कलाकारों के कामों को आपने बुलाया, सारा जो जोड़ने का भाव इस पूरे आयोजन का था। इसकी कोई सेक्रेटरीट नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है कि जिसको कहो, जोड़वा सबको है और सबको नहीं भी है ना। ये समावेश हमारी शामला की। चलो आपकी बात का एक उत्तर देना चाहूँगा भाई साहब मैं, अमित जी। देखिए क्या है, मेरे जीवन में सब तरीके के लोग आए और मैंने सबके साथ बहुत अपनत्व का भाव रखा। दादा मेरे बड़े भाई हैं और आर्ट के बारे में कुछ कुछ बहुत सारी बातें इनके साथ बहुत बार चाय कॉफ़ी पीते पीते हमने सुनी, सीखी, समझी। मेरा कोई कनेक्ट नहीं है। मेरे को जो एक बात समझ में आई ना, मैं आपको भी कहना चाहूँगा, जो जो लोग आर्ट से जुड़े हुए, बहुत हम्बल, बहुत विनम्रता से आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग ना अपनी एक दुनिया में रहते हैं और आप लोग अपनी दुनिया में रहते हैं तो बाहर जो दुनिया चल रही है उसके साथ में आपका इतना कनेक्ट नहीं होता। अब आप ब्रिज बना के और दूसरी तरफ आओ थोड़ा सा। हम लोग तो 24 घंटे दोनों हाथ में तलवार लेके कहीं ना कहीं लड़ ही रहे होते हैं। सोसाइटी के लिए लड़ रहे होते हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे होते हैं, बेहतरी के लिए लड़ रहे होते हैं। और ये जो आपका स्ट्रगल है, चूंकि हमको आदत है तो हम जरूर लड़ेंगे आपके लिए। हाँ 100% लड़ेंगे। जो कुछ भी आप कहोगे, जिस टॉप मोस्ट लेवल तक बात पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।